Hello everyone, this is the Dr. Doctor. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, कंप्लीट करा था। हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर को फॉर्म करना सीखा था। क्लियर है? तो चलिए आज उधर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल फिंगर्स पे करनी है, हर एक पॉइंट को क्लियर करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो 5 मिनट्स रिवाइज करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, तो लास्ट तक देखना लेक्चर को, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? चलिए तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी एक इटालियन वर्ड से डेराइव हुई थी, वैलेंशिया, जिसका मतलब था कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक मिनट पानी पी लूं। हाँ जी, वैलेंशिया से डिराइव हुई थी, जिसका मतलब था कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती थी, उसको हम वैलेंसी बोलते थे। और वैलेंसी ऑलवेज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में देखते थे। एस एंड पी ब्लॉक में क्यों देखते थे? बिकॉज इन दोनों ब्लॉक में आईपी का डिफरेंस मैक्सिमम आता था, जिसकी वजह से ऑलवेज बॉन्डिंग हम एस एंड पी ब्लॉक के बीच में देखते थे। उसके बाद मैंने वैलेंसी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताई थी, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बताई थी, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था कि दो एलिमेंट की वैलेंसी आप लिख दो। ठीक है? दो एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, कोई भी आइटम दे दिया आपको, कोई भी एलिमेंट दे दिया और बोल दिया फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाओगे? दोनों एलिमेंट की वैलेंसी को उसके ऊपर लिख दिया और उसका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े थे। वैसे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आयनिक इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक मतलब एटम और एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच में, उसको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते थे। रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। इंटर एटॉमिक में 4 बॉन्ड हम लोगों ने पढ़े थे। पहला पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, दूसरा पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन फोर्थ पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड। फिर क्वेश्चन आता था कि मैम आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता था? आयनिक बॉन्ड बनता था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बनता था? दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हो तब बनता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता था? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन जाता था, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता था। क्लियर है? मेटालिक बॉन्ड कहाँ बनता था? मेटालिक बॉन्ड बनता था मेटालिक एटम के बीच में। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड में पूरा इलेक्ट्रॉन जाता था, कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्शियल शेयरिंग। रहेंगे तो मेरे इलेक्ट्रॉन लेकिन तेरे में भी काउंट होंगे। उसके बाद मेटालिक, नाम से क्लियर है, मेटल्स में। अच्छा, तो नाम से क्लियर है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है प्यारा सा कि आप लोग मुझे बताइए हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक में मेटल्स को रखा गया है? बताओगे आप लोग? मैंने पीरियोडिक टेबल में पूरा क्लियर कराया है। चलिए मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, नॉन मेटल्स को भी रखा गया है और मेटेलॉइड्स को भी रखा गया है। मेटेलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। और चलिए जी, फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इंटरमॉलिक्यूलर में 2 बॉन्डिंग होती है, मतलब मॉलिक्यूल, अभी हम बात कर रहे थे एटम के बीच में बॉन्डिंग देख रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही बॉन्ड होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है वॉन डर वाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी लगेगा जब फोन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा, डायरेक्टली। ऐसे हाइड्रोजन को बोलते थे जी एसिडिक हाइड्रोजन। एंड वॉन डर वाल हाइड्रोजन होता है
हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जहाँ कहीं भी आपको मॉलिक्यूल देखे उधर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रही है तो कौन सा बॉन्ड लगेगा? वॉन डर वाल बॉन्ड लगेगा। क्लियर है? वेरी गुड। उसके आगे मैंने बताया था कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराया था। बॉन्डिंग क्यों होती है मैंने बताया था। आयनिक बॉन्ड क्लियर कराया था, कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट कराया था। हम लास्ट क्लास में अपने लेक्चर्स हमने स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। क्लियर है? मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर होमवर्क के लिए दिए थे, करके लाए हैं आप लोग। चलिए देखते हैं किस किस का सही है। देखो मैंने बताया था पहले जो भी यहाँ पर एटम दिया हो उसको नोट डाउन कर लो। कर लिया। अब ये 2 नेगेटिव है, मतलब 2 ऑक्सीजन पर टर्मिनल वाले पर ऑलवेज नेगेटिव आता है। जो भी चार्ज जो ये आता है तो इस चार्ज को हम रखेंगे टर्मिनल वाले एटम पर, कभी भी सेंट्रल एटम पर नहीं रखते। क्लियर है? तो इसको किसी भी 2 ऑक्सीजन पर आप लोग रख लीजिए। तो 1 माइनस इधर रख लिया और 1 माइनस इधर रख लिया। क्लियर है? चलिए जी, कार्बन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 14 ग्रुप का मेंबर है। ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है। 14 मतलब लास्ट डिजिट आ रही है 4, तो मतलब 14 ग्रुप के जितने भी मेंबर है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर वैलेंसी को निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे वैलेंसी को? फर्स्ट, सेकेंड, 13 एंड 14 ग्रुप तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे वही उसकी वैलेंसी होती थी। लेकिन 14 ग्रुप के बाद हम क्या करते थे? वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते थे। क्लियर है? तो कार्बन हमारा 14 ग्रुप का है, तो मतलब जितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही इसमें वैलेंसी होगी। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए अभी पता है, 14 ग्रुप का मेंबर है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए जी इलेक्ट्रॉन लिख लें फिर। ये हमने लिख लिए। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है तो इन पे कितने हो जाएंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये लोग कितने से कंबाइन कर पाएंगे मुझे बताओ? सिर्फ एक ही तो बॉन्ड बना पाएंगे। ऐसे इस वाले ऑक्सीजन का केस होगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये 16 ग्रुप का मेंबर है, हमें क्लियर है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें क्लियर है। वैलेंसी को 8 में से 6 को माइनस कर दो, इसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे जी? 1 2 3 4 5 6। ये किसके साथ, कितनों के साथ कंबाइन हो जाएगा? 2 बॉन्डिंग बनाएगा। तो बना दो। ये तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा ना, लेकिन ये दोनों 2 बॉन्ड बना पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 4 बॉन्ड पेयर हो गए एंड 0 लोन पेयर हो गए। सेंट्रल एटम की बात हो रही है। जब पूरी स्पीसीज की बात होगी तो नो डाउट वो पूछेगा कितने बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने आएंगे? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर आ जाएंगे। क्लियर है सबको स्ट्रक्चर? वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों ने ऐसी बनाई होगी, है ना? किसी को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब करते हैं NO2- स्ट्रक्चर की ड्रॉ। देखो नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है एंड ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। और 15 ग्रुप का मेंबर है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड वैलेंसी 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए जी इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैडम जी 7 आएंगे, क्योंकि इस पर नेगेटिव 16 ग्रुप का मेंबर है। 16 ग्रुप का अगर मेंबर है तो मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 वैलेंसी हो गई। लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस वाले ऑक्सीजन पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होगी? जल्दी बताओ? 2। अब ये नाइट्रोजन 3 के साथ कंबाइन कर सकता है, तो एक बॉन्डिंग तो इधर बना लेगा और एक बॉन्डिंग इधर बना लेगा। क्लियर है? तो इस पर कितने बॉन्ड पेयर हो गए? इस पर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर हो गए। या फिर जब हम पूरी स्पीसीज में देखेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्यों आप लोग शोर मचा रहे हो?
6 लोन पेयर। क्लियर है? चलिए जी, 1 मिनट काउंट कर लूँ फिर से। 1 2 3 4 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6। सही है। तो यहाँ तक तो हमारा होमवर्क होता है क्लियर जी। ठीक है, 6 लोन पेयर आ जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एक टॉपिक है और इस टॉपिक को मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कंप्लीट कराया है। तो चलिए, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कि कोई भी स्पीसीज या तो एटम की फॉर्म में पाई जाएगी या मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाएगी या फिर आइंस की फॉर्म में पाई जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, क्लियर है। लेकिन कोई भी एटम हो, वो क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मतलब वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट नोबल गैसेस जैसा हो जाए। क्लियर है? मतलब क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेट नोबल गैसेस जैसा हो जाए। तो क्या होता है, एक पॉइंट याद रखो कि जो सेकंड ग्रुप के मेंबर होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सबसे पहले डी जो बनी थी वो 4D के अंदर बनती है। सबसे पहले डी जो बनी थी वो 3D के अंदर बनती थी। 3D का मतलब पीरियड नंबर हो गया सेकंड। तो सेकंड अगर पीरियड नंबर हो गया मतलब उधर 4D में बनती है बच्चों। 3D में गलत बोल रही हूँ, 4D के अंदर बनती है। लेकिन डी ऑलवेज 1 होता है ना, मतलब डी ऑलवेज 1 माइनस का यूज़ करते हैं। तो जो उसका पीरियड आएगा वो थर्ड ग्रुप, मतलब सबसे पहले डी जो होगा वो थर्ड ग्रुप के अंदर बनेगा। थर्ड नहीं, फोर्थ पीरियड के अंदर बनता है। फोर्थ पीरियड का मतलब 3D। क्लियर है? चलिए जी, इसलिए जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, सेकेंड ग्रुप में बार बार गलती कर रही हूँ, सुनो। जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करते, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जबकि सेकेंड ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। कैसे? देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया। इधर 2D नहीं बनता तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग जब भी होगी तो ऑलवेज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। लेकिन वही बात करें हम फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस में लास्ट बॉन्डिंग ऑलवेज आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच में देखते हैं, क्योंकि उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। क्लियर है? तो 3s 3p एंड 3d में देखेंगे। 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p को फिल कर दिया, 3d हमारे पास पूरा खाली है। तो नो डाउट फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी भी 3 होगी। लेकिन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट होगा तो अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5। मतलब नाइट्रोजन सिर्फ 3 वैलेंसी शो कर सकता है मैक्सिमम, जबकि जो फॉस्फोरस है वो 3 वैलेंसी भी शो कर सकता है एंड 5 वैलेंसी भी शो कर सकता है। क्लियर है? तभी NCl3 बन जाता है और PCl3 भी बन जाता है। लेकिन NCl5 नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 3 के साथ ही कंबाइन हो सकता है। लेकिन जो PCl5 होता है वो बन जाता है बिकॉज फॉस्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड क्यों कर जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ 3 वैलेंसी शो करता है, फॉस्फोरस 3 वैलेंसी तो ग्राउंड स्टेट में शो करता ही करता है, लेकिन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही 5 वैलेंसी भी शो करता है, जिसकी वजह से PCl5 बन जाता है जबकि NCl5 नहीं बनता। इसी तरह R3 एंड डबल बॉन्ड O नहीं बनेगा, R3P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्लियर है? तो चलो कुछ नोट पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। म्यूचुअल शेयरिंग के लिए ऑलवेज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर है? क्या बोला मैंने? म्यूचुअल शेयरिंग के लिए ऑलवेज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बिकॉज दे हैव लेस अट्रैक्शन, अभी बताया। सो ग्रेटर रिएक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो गया। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए, थर्ड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर ऑलवेज सेम शेल। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये
आउटर मोस्ट में होगा और सेम शेल के बीच होगा। ऐसा नहीं कि तुमने 3s 3p ले ली और मान लो यहाँ पे 4th होता 4s 4p और वहाँ पे तो मान लो कम होता 3d होता वहाँ पर, तो ऐसे नहीं होगा। मान लो 3s 3p ली, फिर यहाँ तुमने 2d 2d तो बनता ही नहीं, ले एग्जाम्पल बता रही हूँ 2d ले ली, तो ऐसे नहीं लेंगे, सेम शेल का लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज सेम शेल के बीच में होगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है व्हेन वन हैलोजन, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइंड होती है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइंड होती है तो उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। चलिए जी, अभी मैंने नाइट्रोजन का बताया, हम एक और एग्जांपल क्लियर करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो, मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? एक सेकंड में चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2s2 2p4, 2d तो इसमें बनता नहीं है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बॉन्डिंग ऑलवेज हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड कितने हैं इसमें? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर हम सल्फर की बात करें, मतलब ऑक्सीजन के जस्ट बिलो वाला एलिमेंट, ये क्या होता है? थर्ड पीरियड में आता है, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4। 3d यहाँ पर बन जाती है, यहाँ रॉन्ग नहीं लगना चाहिए, 3d इसमें बन जाती है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फेल हो गए, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन फेल हो गए, 3d पूरी एम्प्टी है। देखो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा ना तो उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल यूज होते हैं, लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। तो नो डाउट सल्फर अपनी ग्राउंड स्टेट में तो 2 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन फिर इसकी एक्साइटमेंट स्टार्ट होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अब कितने हो जाएगी इसकी वैलेंसी? 4 वैलेंसी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। देखो मतलब ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी शो करता है। नो डाउट सल्फर भी अपनी ग्राउंड स्टेट में 2 वैलेंसी शो करता है, लेकिन उसके साथ 4 and 6 वैलेंसी भी शो कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तभी OF2 बन जाता है, SF2 भी बन जाता है, OF4 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही वैलेंसी शो कर सकता है और वैलेंसी शो नहीं कर सकता, नहीं होती उसमें एब्सेंस वैकेंट, उसमें नहीं होती प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नहीं होते उसमें डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, जबकि जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तभी OF2 बन जाता है, SF2 बन जाता है, OF4 नहीं बनता, जबकि SF4 बन जाता है क्योंकि सल्फर तो 2 वैलेंसी भी शो करता है, 4 वैलेंसी भी शो करता है और 6 वैलेंसी भी शो करता है। आपको एक ट्रिक बताऊं, देखो अगर कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में इवन वैलेंसी शो कर रहा है तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में उसकी वैलेंसी इंक्रीज होगी, बात कर रही हूँ सेकेंड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट की, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो ऑलवेज इवन नंबर में इंक्रीज होगी। अगर वो ऑड नंबर है उसकी ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी, तो उसका जो एक्साइटेड करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो ऑलवेज ऑड नंबर में होगी। क्लियर है? जबकि OF6 नहीं बनता, जबकि SF6 बन जाता है। OF8 नहीं बन सकता बिकॉज 2 वैलेंसी शो करता है, जबकि SF8 भी नहीं बनता बिकॉज सल्फर मैक्सिमम 6 वैलेंसी शो कर सकता है। अभी बताया मैंने आप लोगों को। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ हैलोजन, उसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखो हैलोजन का फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले लार्ज एटम आता है, फिर उसके बाद स्मॉल एटम आएंगे। मान लो एक लार्ज एटम आ रहा है तो XX डैश, XX-3, XX-4, X से डिनोट करते हैं हम हैलोजन्स को। अच्छा क्वेश्चन बताओ तो कि हैलोजन्स को हैलोजन्स क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं हैलोजन्स को हैलोजन्स? बिकॉज
हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जन्स का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हेलोजन्स क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए 17 ग्रुप को हेलोजन्स बोलते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो XX 7 मतलब इसका एक लार्ज एटम होगा तब स्मॉल 3 एटम आएंगे। X जब लार्ज एटम होगा तो X, ये 5 आना चाहिए बच्चों, X जो होगा वो 5 स्मॉल एटम आएंगे। जब X लार्ज एटम होगा तो XS7 स्मॉल एटम आएंगे। क्लियर है। तो मान लो ICl3 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज ज़्यादा है, क्लोरीन का साइज कम है। कैसे पता लगाओगे किसका साइज ज़्यादा है किसका नहीं, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है यूजुअली, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं देखा है मेरा लेक्चर, फटाफट से जाकर देखो ना पीरियोडिक टेबल, क्यों नहीं देख रहे हो, जल्दी से जाकर देखो। तो ग्रुप में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता था, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी। क्लियर है। तो आयोडीन का साइज बड़ा है और क्लोरीन का साइज छोटा है तो ये कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन यहीं पर ही हम Cl3 लिख दें तो वो नहीं बनेगा, बिकॉज क्लोरीन का साइज छोटा होता है आयोडीन से। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है, एक हमने आयोडीन लिया, एक हमने ब्रोमीन लिया। आयोडीन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं आती तो ये मैं लिख देती हूँ। आयोडीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज छोटा है तो बन जाएगा, क्योंकि पहले बड़ा एटम आना चाहिए फिर स्मॉल एटम आना चाहिए, जबकि Br नहीं बनेगा बिकॉज Br का साइज छोटा है। क्लियर है। तो आज हमने एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट और इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लियर करा है। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं आपको बॉन्डिंग वगैरह सिखाऊंगी, कंक्लूजन क्या निकला सब लोग सीखेंगे। तो अभी तो चैप्टर चलेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी। अगर केमिकल बॉन्डिंग में से मैक्सिमम आप लोग उठाकर देख लो डाटा, केमिकल बॉन्डिंग में से मिनिमम 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड मैक्सिमम कभी कभी 10 क्वेश्चंस भी चले जाते हैं। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, फिर अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन खत्म। मेरे से पढ़ोगे तो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी केमिकल बॉन्डिंग। मतलब आप लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल फिंगर्स पे हर एक पॉइंट को मैं डीप में ले जाकर पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर्स पसंद आ रहा है, बाकी इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कजिन सिस्टर ब्रदर जो भी हैं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको भी नॉलेज स्प्रेड हो और वो लोग भी केमिस्ट्री को इतनी अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। क्लियर है। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।